प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अचानक सिख कौम के उन लोगों के निशाने पर आ गईं जिनके पॉइंट ऑफ व्यू से ऑपरेशन ब्लू स्टार एक गलत कदम था। इंदिरा गांधी की सुरक्षा में अपनी जान की बाजी लगा देने का शपथ लेने वाले सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने लगातार 31 गोलियां उनके शरीर में दाग दी। यानी हत्यारों का इरादा हर कीमत पर उन्हें जान से मारने का था। आखिर क्या कारण था कि देश की पहली महिला प्रधानमंत्री और आयरन लेडी के नाम से मशहूर इंदिरा गांधी का असोसिनेशन उनके ही सिक्योरिटी गार्ड्स ने किया? उनके जीवन के अंतिम 12 घंटे कैसे रहे? जीवन के बाद के घंटों में उनके परिवार और देश पर क्या बीती? आइए जानते हैं ऐसे ही सवालों के जवाब। बने रहिए हमारे साथ वीडियो के आखिरी तक। ये बात और थी जब पंजाब खालिस्तान की आग में जल रहा था। जर्नैल सिंह भिंडारवाला खालिस्तान आंदोलन की लीड कर रहा था। भिंडारवाले और उनके साथियों ने अमृतसर के पवित्र गुरुद्वारा को अपने कब्जे में ले लिया था और गुरुद्वारे के भीतर से वो सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा था। तब 5 जून 1984 को देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार को परमिशन दी और सेना को यह आदेश दिया कि किसी भी कीमत पर अमृतसर गुरुद्वारे को इनके कब्जे से मुक्त कराया जाए। सेना ने तो अपना काम कर दिया, पर इस काम में अमृतसर गुरुद्वारे के एक हिस्से को क्षति पहुंची। भिंडरावाला अपने साथियों के साथ मारा गया और सिखों के बीच पनप रहा खालिस्तान की मांग करता हुआ आतंकवाद कुचल दिया गया। लेकिन इसका रिएक्शन सिखों के एक गुट की तरफ से आने लगा। साल 1984 में यह चुनाव का समय था और इंदिरा गांधी उड़ीसा में चुनाव प्रचार करके 30 अक्टूबर को वापस दिल्ली आ गई थी। इंदिरा गांधी का एक घर दिल्ली स्थित सफदरजंग रोड पर मौजूद था। इस घर में जब भी इंदिरा गांधी मौजूद रहती थी तो वो जनता के बीच दरबार लगाया करती थी, उनकी समस्या सुना करती थी और उनके समाधान के लिए ऑफिसर्स को डायरेक्शन दिया करती थी। यदि इंदिरा गांधी किसी दूसरे शहर से देर रात वापस लौटती थी तो अगले दिन का जनता दरबार कैंसिल कर दिया जाता था। इस बार भी कुछ ऐसा ही होना था, लेकिन इंदिरा गांधी पहले ही डायरेक्टर पीटर उस्तिनोव को इंटरव्यू के लिए अपना टाइम दे चुकी थी, इसलिए उन्होंने अगली मॉर्निंग के कार्यक्रम निरस्त नहीं किए। एसीपी दिनेश चंद्र भट्ट का कहना था कि इंदिरा गांधी के इंटरव्यू के लिए आयरिश फिल्म डायरेक्टर पीटर उस्तिनोव अपनी टीम के साथ उनका इंतजार कर रहे थे। वो इंदिरा गांधी पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना रहे थे। इंदिरा गांधी के इंटरव्यू के लिए खुली जगह का चुनाव किया गया और वहां साफ सफाई कराई गई। लगभग 8 बजे इंदिरा गांधी के निजी सचिव आर.के. धवन भी 10 सफदरजंग रोड स्थित उनके घर पहुंच चुके थे। वो जैसे ही इंदिरा गांधी के कमरे में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वो इंटरव्यू के लिए मेकअप कर रही थी। उन्होंने आर.के. धवन को लॉन में दिवाली के पटाखे मौजूद रहने पर नाराजगी जताई और फिर अपना मेकअप कराने लगी। मेकअप करने के बाद तैयार होकर वो बाहर निकली और एक अकबर रोड वाले गेट की तरफ बढ़ गईं। तब एक लॉन भी पूरी तरह से साफ हो चुका था। सुबह के 9 बज चुके थे। आगे पेंट्री के पास हेड कांस्टेबल नारायण सिंह अपनी ड्यूटी कर रहा था। वो आइसोलेशन की नाइट में ड्यूटी दिया करता था। 7:30 से लेकर 9:45 तक उसने पोर्च में ड्यूटी दी और अभी अभी आकर वो पेंट्री में खड़ा हुआ था। उसने देखा सामने से इंदिरा गांधी आ रही हैं। उनसे लगभग 4 फीट पीछे आर.के. धवन चल रहे थे। उसने अपनी घड़ी में टाइम देखा, 9:05 हुए थे। कुछ ही देर में इंटरव्यू शुरू होने वाला था। इंदिरा गांधी के सामने एक वेटर आया जिसके हाथ में एक टी सेट था। उन्होंने पूछा कि इसे कहाँ लेकर जा रहे हो? तो उसने कहा कि डायरेक्टर साहब इंटरव्यू के दौरान इसे टेबल पर रखना चाहते हैं। तब इंदिरा गांधी ने उसे दूसरा टी सेट लेकर आने को कहा और वो चला गया। इंदिरा गांधी अपने रास्ते पर आगे बढ़ गईं। अब वो एक सफदरजंग रोड को एक अकबर रोड से जोड़ने वाले गेट से 11 फीट दूर पहुंच चुकी थी। आगे क्या होने वाला है किसी को कोई अंदाजा नहीं था। आपने अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा। नारायण सिंह के नॉलेज में यह बात थी कि इस गेट पर सब इंस्पेक्टर बेअंत सिंह और कांस्टेबल सतवंत सिंह मौजूद थे। इंदिरा गांधी गेट की तरफ बढ़ रही थी। उन्होंने हाथ जोड़कर बेअंत सिंह और जसवंत सिंह को नमस्कार किया, पर बेअंत सिंह ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकालकर सीधा पहली गोली इंदिरा गांधी की तरफ चला दी। इसके 1 सेकंड बाद उन्होंने 2 गोली और इंदिरा गांधी के पेट में मार दी। इसके बाद कांस्टेबल सतवंत सिंह ने अपनी स्टैन गन निकाली और सारी गोलियां इंदिरा गांधी के शरीर में उतार दी। अचानक घटी इस घटना से सारे के सारे लोग इस तरह हैरान रह गए कि जैसे वक्त ही रुक गया हो। इसके बाद हत्यारे ने आर.के. धवन की तरफ देखा और कहा कि हमने अपना काम कर दिया है, अब तुम्हें जो करना है वो तुम करो। इतना सुनने के बाद जैसे सबको होश आ गया हो। तत्काल एसपी दिनेश चंद्र भट्ट ने उन दोनों को अपने काबू में किया और एक कमरे में बंद कर दिया। एक एम्बुलेंस प्रधानमंत्री आवास पर हमेशा मौजूद रहती थी। आर.के. धवन ने एम्बुलेंस को कॉल किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका ड्राइवर चाय पीने के लिए गया हुआ था। हेड कांस्टेबल नारायण सिंह अपनी छतरी फेंककर दौड़ते हुए ड्राइवर को बुलाने के लिए भागा। तभी वो सोनिया गांधी भी आईं। उन्होंने और आर.के. धवन ने मिलकर इंदिरा गांधी को उठाया। एम्बुलेंस टाइम पर नहीं मिली तो इंदिरा गांधी को एम्बेसडर कार में बिठाकर अस्पताल की तरफ चल पड़े। इंदिरा गांधी के सिर को सोनिया ने अपनी गोद में लिया हुआ था। उनके शरीर से खून बह रहा था और एम्बेसडर कार तेजी से एम्स हॉस्पिटल की तरफ भाग रही थी।
9:32 पर वो कार एम्स हॉस्पिटल पहुंच गई। तत्काल वीआईपी सेक्शन की तरफ इंदिरा गांधी को ले जाया गया, लेकिन वो सेंटर उस दिन बंद था। इसके बाद आर.के. धवन इंदिरा गांधी को लेकर इमरजेंसी वार्ड की तरफ पहुंचे तो देखा वहां पर कुछ जूनियर डॉक्टर मौजूद थे। जब उनके सामने अचानक इंदिरा गांधी स्ट्रेचर पर आई तो वो हड़बड़ा गई। इस बात की भी जानकारी मिली कि एम्स में इस समय सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट मौजूद हैं। उनका नाम डॉक्टर वेणुगोपाल था। बिना देर किए तत्काल मरीज के पास पहुंच गई। डॉक्टर साहब ने ऑब्जर्व किया कि इंदिरा गांधी स्ट्रेचर पर लेटी थी। उनके शरीर से काफी खून बह चुका था और अभी भी बह रहा था। उनके शरीर का टेम्परेचर भी काफी कम हो रहा था। डॉक्टर्स की एक टीम इमरजेंसी में इकट्ठा हो चुकी थी और सबसे पहले कोशिश थी इंदिरा गांधी के शरीर से बहते हुए खून को रोकना। इंदिरा गांधी की सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। डॉक्टर्स ने एक मशीन उनके फेफड़ों में लगाई ताकि श्वास चलती रहे। इंदिरा गांधी की हार्ट बीट चल रही थी लेकिन काफी कम थी, लेकिन उनकी पल्स नहीं मिल रही थी। इसके बाद डॉक्टर्स ने हार्ट मशीन भी इस्तेमाल की। इंदिरा गांधी के ब्रेन में अब तक ब्लड सप्लाई ब्लॉक हो चुकी थी। उनकी पुतलियां भी फैलती जा रही थी। इसी समय बीबीसी संवाददाता सतीश जैकब भी अस्पताल पहुंच गए और उन्होंने इंदिरा गांधी के बारे में पूछना शुरू किया। वो लिफ्ट के जरिए ऊपर पहुंचे और लिफ्ट से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि एक डॉक्टर अपने फेस से कपड़ा निकाल रहे थे। उन्होंने डॉक्टर से तत्काल पूछा कि क्या जान बच जाएगी। तब डॉक्टर ने उन्हें गुस्से से देखते हुए कहा कि पूरा शरीर ही छलनी हो गया है। इसके बाद सतीश जैकब चुप हो गए। तभी सबकी नजर आर.के. धवन पर पड़ी और उन्होंने घटनाक्रम के बारे में उनसे पूछताछ की। आर.के. धवन ने उन्हें उस घटनाक्रम के बारे में बता दिया। इस प्रकार अब सतीश जैकब के पास एक ब्रेकिंग न्यूज का मटेरियल आ चुका था। हालांकि वेणुगोपाल ने बताया कि प्रायोरिटी बेसिस पर सबसे पहले खून के बहाव को रोका गया। उसके बाद हार्ट और ब्रेन के फंक्शन को प्रॉपर करने के लिए मशीन का इस्तेमाल किया गया। उनकी बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन किया गया। स्टेटमेंट में ही कर से 5 घंटे का समय गुजर गया, लेकिन इंदिरा गांधी धीरे धीरे मौत के मुंह में जा रही थी। इसके साथ ही डॉक्टर्स ने उनके शरीर से 7 गोलियां निकाल दी थी। इंदिरा गांधी का ब्लड ग्रुप O नेगेटिव था, जो कि बहुत ही रेयर ब्लड ग्रुप होता है। इंदिरा गांधी को बचाने के लिए डॉक्टर्स ने उनके शरीर में 88 बोतल खून चढ़ाया। इतना सब करने के बाद भी इंदिरा गांधी सिर्फ मशीनों के सहारे जीवित नजर आ रही थी। इसके बाद डॉक्टर्स ने भी हथियार डाल दिए। अस्पताल के एक अन्य रूम में इस बात को लेकर चर्चा हो रही थी कि अब इंदिरा गांधी के बाद अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा। लोगों ने जब राजीव गांधी का नाम सुझाया तो सोनिया ने इसके लिए मना कर दिया। कहीं ना कहीं उन्हें अपने पति की जान को लेकर चिंता थी। राजीव गांधी तब तक बंगाल का दौरा रद्द करके दिल्ली पहुंच चुके थे। जब उनके सामने ये सवाल आया तो उन्होंने सोनिया को कहा कि मैं पीएम रहूं या ना रहूं, दोनों ही सूरत में मारा जाऊंगा। तब सोनिया गांधी चुप हो गईं। इंदिरा गांधी अब इस दुनिया में नहीं रही थी। दोपहर 2:10 पर डॉक्टर टी.डी. डोगरा को बुलाया गया। उन्हें यह जानकारी दी गई कि इंदिरा गांधी अब इस दुनिया में नहीं है। डॉक्टर डोगरा ने ही इंदिरा गांधी का पोस्टमार्टम किया था। उन्होंने बताया कि लोगों की इतनी ज्यादा भीड़ हो गई थी, उनको लग रहा था कि लोग ऑपरेशन थिएटर के शीशे तोड़कर अंदर आ जाएंगे। तो वो कांस्टेबल दौड़ता हुआ इमरजेंसी से आया कि डॉक्टर साहब जल्दी चलो, इंदिरा गांधी को कुछ हो गया है। लोग काफी गुस्से में थे। इंदिरा गांधी के शरीर में गोलियों के 30 निशान मौजूद थे, लेकिन उन्होंने 31 गोलियां मारी थी। सभी गोलियां शरीर से निकाल दी गई थीं। दोपहर 2:23 पर ऑफिशियली इस बात की घोषणा कर दी गई कि अब इंदिरा गांधी इस दुनिया में नहीं रही। लोगों के इमोशन और गुस्से को कंट्रोल में करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। गुस्सा तो शांत हो गया, लेकिन यह शांति तूफान के पहले की थी। ज्ञानी जैल सिंह यमन का दौरा रद्द करके वापस पहुंचे। उनकी कार पर भी पथराव किया गया। इंदिरा गांधी अमर रहें के नारों ने अब सिख विरोधी नारों का स्वर ले लिया था। ये तो शुरुआत थी दिल्ली में सिख विरोधी दंगों की, क्योंकि लोग ये जान चुके थे कि इंदिरा गांधी की हत्या उनके 2 सिख बॉडीगार्ड्स ने की थी। इतनी बड़ी घटना घट गई थी, लेकिन इसका ब्रॉडकास्ट दूरदर्शन पर नहीं हो पाया था, क्योंकि अधिकारी मिनिस्टर से खबर पर अप्रूवल नहीं ले पाए थे। जबकि अखबार और बीबीसी रेडियो के माध्यम से लोगों तक यह खबर पहुंच रही थी। इस खबर का असर सिखों के खिलाफ दंगों के रूप में सामने आया। वीडियो पर आपकी राय का इंतजार रहेगा। इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।